लिया था इसका, और उसमें हमने क्या सीखा कि नेचर ऑफ द लाइट के बारे में किसने क्या बोला, आखिर में किसने उनको बोला कि दोनों नेचर है लाइट के। उसके बाद हमने इसकी एनर्जी की एक रिलेशन निकाल के दी थी, और उसके बाद हमने इंटेंसिटी पढ़ा, और आज वही सेकंड टॉपिक हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से ये वो सेगमेंट है जहां से पक्का एक सवाल पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो किसने किया, हर्ट्ज ने किया, और इसने एक्सप्लेन किया कि जो लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर की है, यानी कि लाइट पार्टिकल नेचर की है, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट किया इसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किसने, हर्ट्ज ने। और जब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देखने को मिली इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हर्ट्ज उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में। जो ऑब्जर्वेशंस हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में आई थी उनको उसके बाद एक्सप्लेन किसने किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया 1905 में, और उसी पे उसको मिला था नोबेल प्राइज, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। हालांकि इतना बड़ा काम था नहीं ये ऑलरेडी हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, खाली इसने एक्सप्लेन किया था उन चीजों को, लेकिन इस वजह से इसको यहां पे नोबेल प्राइज मिला क्योंकि इसको मिलना चाहिए था। इसने रिलेटिविटी पे इतना बड़ा काम किया था, वहां पे इसको दे नहीं पाए थे क्योंकि वहां पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे, इसीलिए वहां पे इसको मिला नहीं, फिर इसको इसी पे दिया गया था क्योंकि इसको देना था। हालांकि उतना बड़ा काम यहां पे इसने नहीं किया, बस खाली एक्सप्लेन किया था एक्सपेरिमेंट को जो ऑलरेडी हर्ट्ज ने किया। तो मैं बता सकता हूं कि रियल इन्वेंटर जो इस एक्सपेरिमेंट का है, रियल इन्वेंटर जो है वो है हर्ट्ज। कौन है रियल इन्वेंटर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इज हर्ट्ज, एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो मैंने आगे ऑलरेडी लिखा है। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब भी हम कोई भी लाइट डालते थे किसी भी मेटल सरफेस तो वहां पे जो शाइनिंग आ जाती थी उस मेटल सरफेस पे, क्या आ जाती थी, कोई भी लाइट जब हम गिरा देते थे एक मेटल सरफेस पे तो शाइनिंग आ जाता था। और उसके बाद साइंटिस्टों ने क्या किया, उस मेटल सरफेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लगाया और वहां पे एक एमीमीटर जोड़ दिया, तो हमने क्या देखा कि करंट, वहां पे एमीमीटर रीडिंग दिखाने लगा कि यहां से करंट चलने लगा। और आगे जब इसी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन और देखने को मिला कि हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक सरफेस यहां पे ली गई थी, एक सरफेस यहां पे ली गई थी, दो सरफेसेस को लिया गया था। ये जिस मटेरियल की बनी थी ये वाली सरफेस, यानी कि जिस मेटल मटेरियल की बनी थी ये वाली सरफेस, उसी मटेरियल की भी ये वाली सरफेस भी बनी थी। तो हुआ क्या, उन्होंने लाइट को फॉल कराया, क्योंकि लाइट ही जब पड़ती थी किस पे, एक मेटल सरफेस पे, तो शाइनिंग आ जाती थी। और जो ही उसको पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्रॉस लगाया और एमीमीटर को कनेक्ट किया वहां से, तो हमें करंट देखने को मिला। हुआ क्या, जब उन्होंने लाइट को यहां पे ड्रॉप करा एक मेटल सरफेस पे और दूसरी मेटल सरफेस पे भी उन्होंने लाइट को ड्रॉप किया, और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है f1 और दूसरी लाइट की फ्रीक्वेंसी थी f2। हमने क्या देखा कि हमने जब यहां पे लाइट को डाला एक मेटल सरफेस पे, तो हमें कोई भी शाइनिंग, नो शाइनिंग वेयर सीन, कोई भी शाइनिंग हमें देखने को नहीं मिली। और जब हमने यहां पे ये वाली लाइट छोड़ी जिसकी फ्रीक्वेंसी थी f2, यहां पे शाइनिंग देखने को मिली। यानी कि वो क्या हुआ, शाइनिंग देखने को मिली, वही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हुआ क्या था कि हमने पढ़ा है कि जब भी एक एटम को कोई भी हीट दे देते हैं या कोई भी लाइट दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाता है। और यहां पे हुआ क्या, हमने जब वो लाइट डाली थी एक मेटल सरफेस पे, उस लाइट ने उतना काम नहीं किया सो दैट वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले उस मेटल सरफेस से। जो उसका बॉन्ड था न्यूक्लियस के साथ वो तोड़ नहीं पाया। कौन सी, पहली वाली कंडीशन। और उस सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखा कि जो लाइट हमने डाली तो उसने उस बॉन्ड को ब्रेक किया जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगा और उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से शाइनिंग देखने को मिली थी। और जो ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फिर जब उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वहां पे करंट चलने लगता है। और यही चीजें हैं जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या कि हमने पहले एक लाइट वहां एक ही मेटल सरफेस पे छोड़ी, जिस मेटल का ये मटेरियल बना था उसी मेटल का ये वाला मटेरियल भी बना था, इस पे भी हमने लाइट डाली, इस पे भी हमने लाइट डाली, और इसकी फ्रीक्वेंसी रखी थी हमने f1, इसकी फ्रीक्वेंसी रखी थी हमने f2। जब हमने ये वाला केस देखा इसमें हमने कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आते हुए नहीं देखा। हमें कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, क्योंकि हमें कोई शाइनिंग दिखाई नहीं दी। और जब हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और यहाँ पे एमीमीटर कनेक्ट किया था, तो हमें कोई करंट देखने को नहीं मिला। उसके बाद जब हमने सेकंड सरफेस पे क्या किया, हमने लाइट को जब वहां पे डाला जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने f2 रखी थी, हमें शाइनिंग भी देखने को मिली। और जब हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और एमीमीटर को कनेक्ट किया तो हमें करंट भी देखने को मिली। तो इसको हम आगे लेके जाएंगे, मैं फिर से बनाऊंगा सो दैट आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। बस आप ध्यान रखिए यहाँ पे हुआ क्या उसके बाद।
कि ये जो यहाँ पे सरफेस थी इस पे हमने लाइट डाली थी यहाँ से और कुछ नहीं देखने को मिला बाहर आते हुए। इस सरफेस पे जब हमने लाइट डाली थी जिसकी फ्रीक्वेंसी थी F2 और वहां पे हमने क्या देखा कि कुछ बाहर आ रहा था और वो कुछ क्या था, वो इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे कुछ बाहर नहीं आ रहा था और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या थी, F1। मुझे आप एक बात बोलो कि जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो लाइट है इट्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स known as photons whose energy is equal to E is equal to h nu। पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि लाइट जो है ये बनी होती है पार्टिकल्स की जिसको नाम दिया गया था फोटॉन्स, यानी कि फोटॉन की एनर्जी ये हमने पढ़ी थी। तो हम ये बता सकते हैं कि जो भी यहाँ पे एनर्जी पड़ रही थी वो एनर्जी फोटॉन की थी और वो इसके बराबर थी, यानी कि एक फोटॉन की एनर्जी इतनी थी और जो यहाँ से पड़ रही थी वो यही एनर्जी पड़ रही थी इस मेटल सरफेस पे। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यही एनर्जी पड़ रही थी, E इज इक्वल टू एच न्यू वाली पड़ रही थी। ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा है कि अगर यहां पे भी फ्रीक्वेंसी है यहां पे भी फ्रीक्वेंसी है तो फिर यहां पे वो काम क्यों नहीं हुआ जो यहां पे हुआ। और ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये टोटली डिफरेंट है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, इसलिए लिखूंगा क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जब मैंने एक मेटल सरफेस पे गिराई इस फ्रीक्वेंसी पे मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर देखने को मिला और यहां पे भी मैंने फ्रीक्वेंसी डाली थी लेकिन यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आते हुए नहीं देखा हमने। तो मैंने इसको क्या नाम रखा, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। और मुझे पता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्डा नॉट लिखूंगा। और यही जो न्यू नॉट है दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या मैंने सीखा यहां पे कि मैंने जो एनर्जी यहां पे गिराई थी एक फोटोन की एनर्जी होती है बराबर E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर। और वो मैंने इक्वेशन यहां पे भी लिखी और यहां पे भी लिखी लेकिन मुझे यहां पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, यहां पे इफेक्ट देखने को मिला। और जो इफेक्ट मुझे यहां पे देखने को मिला वो किसने कराया, वो एक फ्रीक्वेंसी जो मैंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली यहां पे लाइट डाली थी वो उसी ने किया, इसलिए मैंने उसको न्यू नॉट से यहां पे मेंशन किया। और जब मैं मुझे पता है H बराबर न्यू नॉट बराबर होता है C बाई लैम्डा के बराबर, लेकिन यहाँ पे नॉट है मैंने भी यहाँ पे भी नॉट लिखा और इसको मैंने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको कौन सा नाम है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मैं कैसे इसको अब डिफाइन करूंगा, किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। मैं बता सकता हूं कि इट्स मिनिमम एनर्जी, इट्स मिनिमम एनर्जी एट विच द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गेट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी हुई जब एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर आने के लिए। अगर आप इससे कम दे दोगे वो ये वाली कंडीशन है, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। क्या इससे ज्यादा अगर देंगे वो आपको खुद तक है, मिनिमम इतनी चाहिए, कितनी चाहिए, मिनिमम न्यू नॉट चाहिए। अगर आपने इतनी दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा मेटल सरफेस से। अब अगर आपने इससे कम दी तो वहां पे कोई चांसेस नहीं है शाइनिंग दिखाने की और वहां पे आपको कोई भी चांसेस नहीं है इलेक्ट्रिक करंट देखने का। और ये है एक्सप्लेनेशन जो वहां पे किया। और इसके बाद हमने क्या दी, क्या ये वही एनर्जी है जो एक मेटल सरफेस को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंके। ये वही एनर्जी है जो एक मेटल सरफेस को चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। और इसी को नाम रखा गया है फाई, यानी कि इसको वर्क फंक्शन का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, वर्क फंक्शन का नाम दिया गया है। इसको किसको दिया गया वर्क फंक्शन का नाम, कि वो एनर्जी जो एक मेटल सरफेस को चाहिए टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर सरफेस, उसको क्या नाम दिया गया, फाई। तो मैं लिख सकता हूं वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट के बराबर। और ये जो वर्क फंक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द मेटल। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द मेटल। किसी मेटल के लिए ये वर्क फंक्शन का वैल्यू बहुत कम होगा, किसी के लिए ज्यादा होगा। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी कोई भी डाल दोगे एक मेटल के लिए फ्रीक्वेंसीज वेरी करेंगे। एक मेटल के लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, दूसरी मेटल के लिए आपको दूसरी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जब आपको ये वेरी हो रही है तब आपको ये एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन भी वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोन। इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल कौन, फाई, यानी कि वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, किसी फोटोन की प्रॉपर्टी नहीं है। समझ आया, आगे जाएंगे। असल में देखो क्या चीज है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो हम बात कर रहे हैं ना अभी, ये हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल केस की बात कर रहे हैं। रियलिटी में होता क्या है हम बाद में देखेंगे। अब सवाल है कि अगर यहां पे आपको मेटल सरफेस पे, यहां एक मेटल सरफेस है आपको और यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, यानी कि इलेक्ट्रॉन है यहां पे, इसको हमें बाहर निकालना है और इसको चाहिए थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तब जाके ये बाहर जा सकता है। यानी कि अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डालूंगा
9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, क्या ये बाहर जाएगा? कभी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अभी कंडीशन देखी कि ये तब तक बाहर नहीं आ जाता है जब तक इसको मिनिमम, अगर इसकी ये एनर्जी है, जब तक इसको मिनिमम इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये बाहर नहीं आएगा। अब सवाल है कि अगर मैंने यहां से फोटोन को गिराया, यानी कि लाइट ही तो गिरा रहे हैं ना ये मेटल सरफेस पे, यानी कि फोटॉन्स को हम फॉल करा रहे हैं। अगर मैंने यहां पे एक फोटोन को डाला जिसकी एनर्जी थी मुझे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे बोलो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपने फ्रीक्वेंसी दे दी, जो आपने एनर्जी दे दी, वो आपने बहुत कम दे दी एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड। जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दे दो तो चला जाएगा बाहर, नहीं दोगे तो नहीं मानेगा। अब क्या सवाल है सर, अगर हम एक फोटोन के बदले 2 फोटॉन्स डालेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, 2 फोटॉन्स डालेंगे, इसकी भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, दूसरे फोटोन की भी एनर्जी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वाले एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर आने देगा? नहीं। याद रखोगे, वन फोटोन कैन इंटरेक्ट only with one electron, with electron। तो देखो with one electron, क्या हमने सीखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए, अब अगर आप उसको फोटोन डाल रहे हो ऊपर से जिसकी एनर्जी होगी बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अगर आपने उससे कम डाली है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। अब सवाल है अगर हम दो डालेंगे तो उन दो की जो एनर्जी है वो बराबर होगी इसके, क्या ये बाहर जाएगा? ये कभी नहीं जाएगा। भले ही आप यहां पे 50,000 भी क्यों ना गिराओगे, जिनकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी तो ये कभी बाहर नहीं जाएगा। याद रखना स्टेटमेंट, वन फोटोन कैन इंटरेक्ट ओनली विद वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन हमेशा इंटरेक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि अगर आप यहां पे कितने भी फोटोन गिराओगे जिसकी एनर्जी कम होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और कंबाइंड में अगर इनकी एनर्जी भले ही 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों ना आ जाए, तो ये कभी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। स्टेटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और अब हम इंटेंसिटी पे थोड़ी बहुत बात करेंगे, आगे है फिर हम रियलिटी पे जाएंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी तो परसों मैंने आपको पढ़ाया था। इंटेंसिटी मैंने बोला कि जो आपका आई है वो होता है बराबर पावर अपॉन एरिया, और पावर हमें पता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी है मुझे बराबर EAT के बराबर, किसके बराबर? EAT के बराबर। अब अगर मुझे एनर्जी देखना है तो एनर्जी है मुझे बराबर IAT के बराबर। फिर हमने जब नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखा था तो हमने डिवाइड किया था इसको किससे? तो हमने इस एनर्जी को डिवाइड किया था एक फोटॉन की एनर्जी से, तो हमें n आया था। तो मैं लिखूं h न्यू और लैम्डा hc बाई लैम्डा, hc और ऊपर मैंने लैम्डा लिखा था, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है मुझे इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। तो मैं लिख सकता हूं जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, और उतनी ज्यादा करंट चलेगी कि नहीं वही हम चेक करेंगे। ये मैंने परसों वाले टॉपिक में पढ़ाया था आपको, इंटेंसिटी होती है बराबर पावर अपॉन एरिया, और पावर हमेशा होता है बराबर एनर्जी पर यूनिट टाइम। और जब हमने इसको वहां से लिखा तो ये हमें ये वाली इक्वेशन बनी। अब देखो क्या चीज है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने क्यों फॉर्मूला फिर से लिखी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सवाल कभी कभी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने सोचा यहां पे इसको डिस्कस करेंगे। देखो क्या है कि आपको कब करंट ज्यादा मिलेगी, करंट कब हमें ज्यादा मिलेगी, करंट कब इंक्रीज होगी एक मेटल सरफेस, यानी कि अगर इस मेटल सरफेस पे आप एक लाइट गिरा रहे हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लगा के इस करंट को यहां पे अचीव किया। अब क्या चीज है कि कब ये इलेक्ट्रॉन, कब ये करंट बढ़ेगा, तो हमें हमारे कंसेप्ट ये आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि हम ज्यादा एनर्जी डालेंगे, ज्यादा लाइट डालेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स डालेंगे। क्या डालेंगे? यानी कि अगर हम एनर्जी डाल रहे हैं, यानी कि हम फोटॉन्स को डाल रहे हैं, और अगर हमें इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को ज्यादा लेना है। और जो ही नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा हुए वो इंटरेक्ट करेंगे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और हमें ज्यादा करंट मिलेगी। क्या हर टाइम पे ये पॉसिबल है कि जो करंट है वो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स? याद रखना, क्या ये हमेशा होता है कि करंट इंक्रीज होती है जब हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करते हैं। देखो मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको फोटॉन की एनर्जी होगी लेस, क्या होगी? लेस एनर्जी होगी। किससे लेस होगी? जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर आने के लिए।
क्या कोई मैटर बनता है वहां पे? आप कितने भी फोटॉन्स को इंक्रीज करो, क्या करंट बढ़ने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आपको बाहर निकालना है, इसको एनर्जी इतनी चाहिए, तो आपके पास फोटॉन्स है जिनकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, ये आपके पास 10,000 फोटॉन्स थे। क्या मुझे बोलो, क्या ये इसको बाहर निकाल पाएंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ा, वन फोटोन कैन इंटरेक्ट ओनली विद वन इलेक्ट्रॉन। तो करंट इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स ओनली जब क्या होगा? ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल और ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू नॉक आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। समझ आया मैंने क्या लिखा? कि करंट कब बढ़ेगी आपको? कि अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज किया, क्या आपकी करंट बढ़ेगी? नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर आपके फोटोन की एनर्जी कम हुई, किससे कम हुई? जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, तब कभी भी आपकी करंट इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, हाँ, करंट तब इंक्रीज होगी जब आपके फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। और कब? जब उन फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी या बराबर होगी। किसके बराबर? जो कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए। दिस इज आइडियल केस। अब हम रियलिटी पे जाएंगे। अब हम रियलिटी पे जाएंगे कि रियलिटी में सच में ऐसा होता है कि नहीं, वही देखेंगे। ठीक है, दिस वॉज द आइडियल केस। देखो क्या, मैं फिर से मेटल सरफेस को यहां पे बना रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं। मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन को, यहां पे एनर्जी डाली थी फ्रीक्वेंसी f1 की, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कोई बाहर नहीं आया। और मैंने यहां पे भी जब ये लाइट गिराई और मैंने यहां पे देखा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर आने के लिए। मैंने जब ऊपर से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी थी, तब भी मुझे रियलिटी में ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं देखने को मिला। सवाल है, ये क्यों नहीं बाहर देखने को मिला आपको? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंड होता है विद सराउंडिंग्स भी, क्योंकि सराउंडिंग्स के साथ भी इसकी कोई ना कोई इंटरेक्शन होती है। ये वो एनर्जी थी जो न्यूक्लियस के साथ आपको ब्रेक करने में लगी, और अब आप क्या चाहते थे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? रियलिटी में इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रॉन वहीं पे था। तो आपने उतनी एनर्जी बराबर दी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने फोटॉन ऊपर से डाला, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड भी थी, लेकिन तब भी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। वो इसीलिए रियलिटी में क्या होना चाहिए कि जो आप ऊपर से फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो वो होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। क्या समझ आया कि ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? कि आपको 10 चाहिए थी बाहर निकालने के लिए, लेकिन आपने जब 10 दे दी, आपका ये फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। अब क्या चीज आपको बढ़ाना है? ये न्यू जो है ये फोटोन की एनर्जी है। जब आप फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज करोगे, तभी जाके आपको ये आ जाएगा। अब आपको ये 10.1 पे बाहर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 0.1 कहां से आया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये सराउंडिंग्स के साथ भी इंटरेक्शन में होता है। अगर ये कहीं जा रहा है, पहले उनसे भी पूछ के जाएगा कहीं जाऊं कि नहीं, और वही एनर्जी आपको, जो एनर्जी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो उन्हीं को ब्रेक करने में लगता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन को बाहर आना पड़ता है। और वही आइंस्टाइन ने फिर एक्सप्लेन किया कि ये जो आप एनर्जी डाल रहे हो किस पे? एक मेटल सरफेस पे, ये यूटिलाइज की जाती है दो चीजों में। किन चीजों में? कितने चीजों में? दो चीजों में। पहला क्या बोला उसने? बोला कि जब आप एनर्जी किसी मेटल सरफेस पे डाल रहे हो, ये करता है काम टू ओवरकम इट्स वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क फंक्शन के लिए उसको आधी सी एनर्जी चाहिए। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको चाहिए थी, आपने दे दी और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया वहां पे, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने एनर्जी दे दी थी वो, लेकिन आपको मिली थी बराबर 5 के बराबर, यानी कि आपको आधा पार्ट किस में यूटिलाइज करना पड़ा? वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए। सेकंड पार्ट आपको किस में लगा? कि इस इलेक्ट्रॉन को वहां से जब आपने निकाला, इसको ये चलने लगा, और इसकी क्या हो रही? एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी, कि ये चलना पड़ा, इसको किसको चलना पड़ा? इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ा, और वही एनर्जी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ी ताकि ये वहीं पे ना रहे, इसको फिर से सराउंडिंग्स अपने पास बुलाए, तब हमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्रीली नजर नहीं आएगा। इसीलिए जब आपने इंक्रीज किया यहाँ पे
एनर्जी, एक तो उसने वर्क फंक्शन को ओवरकम किया, और जो ही इलेक्ट्रॉन वहां पे था अब उसको धक्का दिया गया वहां से, और इसको इम्पार्ट आ गई काइनेटिक एनर्जी, और ये चलने लगा। तो आपने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस ये कनेक्ट किया और एमीमीटर को कनेक्ट किया, तो आपको क्या देखने को मिला, करंट देखने को मिला। तो मैं बता सकता हूँ एनर्जी की फॉर्मूला तो मुझे पता है एच न्यू के बराबर, और ये फाइव तो मैंने अभी देखा एच न्यू नॉट के बराबर, क्योंकि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इन आइडियल केस में इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए था, लेकिन फिर हमने रियलिटी में देखा कि ये कंडीशन नहीं है, होनी चाहिए इससे ज्यादा एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे पता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है, किसके बराबर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी को वहां भेजूंगा, मैं लिखूं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, एच को कॉमन निकाल के न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ mv square. This is the final equation of the Albert Einstein's photoelectric effect. उसने रियलिटी में क्या बोला, एक्सप्लेन किया कि जो आपको एनर्जी चाहिए थी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, वो यूटिलाइज की जाती है दो चीजों में, एक तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए और इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो वहां से भागे और हमें करंट देखने को मिले। और एनर्जी की फॉर्मूला हमें पता है एच न्यू के बराबर है, और फाइव तो हमें पता है एच न्यू नॉट के बराबर, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर। जब मैंने उसको वहां शिफ्ट किया तो मुझे ये वाली फॉर्मूला देखने को मिली। अब सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो मैं बता सकता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नथिंग बट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। कब आ जाता है, कब ये इमिट किया जाता है फ्रॉम ए मेटल सरफेस। ध्यान रखो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करना है मुझे। मैं बता सकता हूं इट इज नथिंग बट इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, कि हमने वही देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखता है, देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर आता है। कब बाहर आ जाता है, व्हेन इट्स इरेडिएटेड बाय ए फ्रीक्वेंसी, बाय ए लाइट whose frequency is having a sufficient frequency to knock out the electron from the metal surface। कि जब एक लाइट हम पढ़ाते हैं किस पे, एक मेटल सरफेस पे फॉल कराते हैं एक लाइट को, तो वहां पे जब उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जब होती है डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी कि वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले और उसी इलेक्ट्रॉन को बाहर आना, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है, इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट्स इरेडिएटेड बाय अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी इसकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी वही यहां पे हमने देखने को मिला। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रियलिटी और आइडियल केस में हमने देखा कि वन फोटोन कैन इंटरेक्ट ओनली विद वन इलेक्ट्रॉन, और हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने से क्या करंट इंक्रीज हो जाती है, नॉट नेसेसरी ऑलवेज। कि अगर आपके फोटॉन्स की एनर्जी कम रही होगी एज जो आपको चाहिए थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप वहां पे उसको वहां पे आप करंट को ज्यादा इंक्रीज नहीं करा पाओगे। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इन इलेक्ट्रॉन की, इन फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, तब जाके आप करंट बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का बाहर आना क्या ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे कि नहीं, क्या ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन का बाहर आना क्या ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं। हमने देखा कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, नहीं करते हैं। वहां पे क्या देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर फोटॉन जो किसको निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एक फोटॉन की जरूरत है। आप भले ही कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा लो, तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। समझ आ रही है बात। दिस वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन रहती है और उसमें जो ग्राफ्स आते हैं वो कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हो जाएंगे। आज के